हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समाधान ए टू जेड। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि समाधान ए टू जेड में यहाँ आपके स्टडी से रिलेटेड जो है वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। तो आज मैंने इकोनॉमिक्स की भी एक वीडियो अपलोड की थी इसके पहले, जिसमें मैंने बताया था कि उसमें मैंने बताया था कि ग्रेशम का नियम क्या होता है, और फिएट मनी के बारे में मैंने बताया है, और फुल बॉडी मनी के बारे में बताया है। तो उसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करते हुए आज आप लोग को मैं बताऊंगी 3-4 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं बताऊंगी। जैसे कि उसमें है हॉट मनी के बारे में, आप लोग को आज पता चलेगा कि हॉट मनी किसे कहते हैं, हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है, हार्ड मनी क्या होती है, सॉफ्ट मनी क्या होती है। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये मैं आप लोग को बताऊंगी, और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा, डेफिनेटली आप लोग को समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ लिए तो मुझे नहीं लगता है और कहीं आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत होगी। इतना मैं इजी वे में आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ हॉट मनी से। तो देखिए, हॉट मनी किसे कहते हैं। तो आज तक तो आप लोगों ने सुना होगा कि हॉट कॉफ़ी होती है, हॉट टी होती है। ये हॉट मनी क्या है? तो जाहिर सी बात है। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि नहीं, हॉट मनी भी होती है। तो हॉट मनी की बात हम करें तो जो विदेशी निवेशक होते हैं, पहले तो हम आप लोग को बता देते हैं निवेशक क्या है। निवेशक लोग कौन होते हैं? जब कोई व्यक्ति होता है, जब कोई व्यक्ति मुद्रा को खर्च करता है लाभ कमाने के उद्देश्य से, कि जैसे मान लीजिए उसने 100 रुपये खर्च किए और उससे वो 120 रुपये की प्राप्ति करेगा, जिससे वो लाभ कमाएगा। तो ऐसी मुद्रा को जब वो तो उस मुद्रा को खर्च करके वो लाभ कमाता है, तो वो निवेशक कहलाता है। ठीक है, ये निवेशक हो गया। और उपभोक्ता कौन होता है? कि जैसे मान लीजिए हमने कार आई मार्केट में कोई, और हम गए और कार को ख़रीद लिए, तो हम हो गए तो उपभोक्ता। तो देखिए, मेरा मानना है और आप लोगों से कहना भी है कि आप लोग जो है निवेशक के कैटेगरी में आइएगा, ठीक है, जिससे जो है लाभ बना पाएँ आप लोग। तो देखिए, तो हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे कि हॉट मनी किसे कहते हैं। तो विदेशी निवेशक जो होते हैं वो हमारे शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं। वो जो करते हैं, तो वो हमारे शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं, तो उनकी मुद्रा जो है वो हॉट मनी कहलाती है। ये जो हॉट मनी होती है इसमें पलायन की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। ये मुद्रा स्थिर नहीं होती है, मतलब इसमें रुकने की क्षमता नहीं होती है, पलायन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में अगर हॉट मनी ज़्यादा आती है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है, क्योंकि शेयर में जब पैसा हम लगाते हैं तो बाज़ार में अगर उतार चढ़ाव होता है तो निवेशक बहुत जल्दी अपने पैसे को निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। तो इसलिए जो हॉट मनी है, अगर उसका ज़्यादा अर्थव्यवस्था में वो आ रही है तो बहुत सही नहीं है। तो ठीक है, ये रही हॉट मनी। मुझे उम्मीद है कि हॉट मनी आप लोग को समझ में आई होगी। अब हम आते हैं, एक बहुत चर्चित शब्द है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी या हेलीकॉप्टर ड्रॉप कहते हैं जिसे। तो कोविड के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर मनी की बात जो है बहुत ज़्यादा की जा रही थी। हेलीकॉप्टर मनी शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा था। तो बेसिकली हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है? क्या ऐसा है क्या कि हेलीकॉप्टर से सरकार जो है पैसा ले आती है और अर्थव्यवस्था में मतलब ऐसे दे देती है? तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था जो है वो एकदम डाउन हो जाती है, तो अर्थव्यवस्था को अचानक सपोर्ट करने के लिए जो सरकार होती, अर्थव्यवस्था को जो है वो सपोर्ट करने के लिए सरकार जो है अचानक पैसा जो है वो अर्थव्यवस्था में प्रवाहित करती है, मतलब देती है। तो अब कैसे पैसा देती है सरकार? तो जैसे अवसंरचना में खर्च कर दी, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करने लगी पैसा। तो ऐसे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था जो एकदम डाउन थी वो मतलब अर्थव्यवस्था एकदम बूम की स्थिति में आ जाती है। तो ये हो गया हेलीकॉप्टर मनी। अगर हेलीकॉप्टर मनी को आप जो है इसको अगर हम दूसरे उदाहरण से आपको बताएं, पहले के टाइम में क्या होता था। पहले के समय में क्या होता था कि पुराने समय में कि राजा महाराजाओं के पास जो है बहुत पैसा होता था, तो अगर उनको अर्थव्यवस्था को बूम में ले आना होता था या अर्थव्यवस्था में तेज़ी ले आनी होती थी, तो वो क्या करते थे, वो तालाब बनवाते थे, महल का कार्य शुरू कर देते थे। तो इससे क्या होगा कि महल वो बनवाने लगेंगे, तो इसमें क्या होगा, मजदूर कार्य करेंगे, तो मजदूर काम करेंगे तो उनको मजदूरी देनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो पैसा है राजा के पास रखा हुआ है वो अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होगी, उससे जो है अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ेगा।
तो मज़दूरों के पास जाएगा, लोगों के पास पैसा जाएगा। तो और जब ज़्यादा पैसा जो है प्रवाहित होने लगे अर्थव्यवस्था में, तो राजा क्या करते थे, उस पे टैक्स लगा के और पैसे को कलेक्ट कर लेते थे। तो इसी को कहते हैं हम क्या जो है हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो बाज़ार को एक्टिव करने के लिए और पुनः बाज़ार को रास्ते पर लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सरकार कर कटौती भी करती है, आपके टैक्स में कमी कर देगी, जिससे पैसा ज़्यादा जो है वो बाज़ार में जाए। अब देखिए, इसको अगर परिभाषा के रूप में आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे कि जब किसी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा धन आपूर्ति की जाती है ताकि अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ जाए, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ जाए, तो इसे हेलीकॉप्टर मनी या हेलीकॉप्टर ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो ये रही हेलीकॉप्टर ड्रॉप। तो अभी मैंने इससे पहले क्या बताया था, हॉट मनी बताया था, जो कि पलायन कर जाती है, वो स्थिर कम रहती है, विदेशी निवेशकों के द्वारा हमारे शेयर बाजार में जो है वो निवेश की जाती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया हेलीकॉप्टर मनी या हेलीकॉप्टर ड्रॉप, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक्टिव करने के लिए, पुनः एक्टिव करने के लिए सरकार द्वारा जो पैसे का फ्लो बढ़ाया जाता है, वही है हेलीकॉप्टर मनी या हेलीकॉप्टर ड्रॉप कहते हैं। अब हम आते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो हार्ड मनी या कठोर मुद्रा किसे कहते हैं। तो देखिए, हार्ड मनी या कठोर मुद्रा किसे हम कहेंगे, तो अर्थव्यवस्था में किसी भी ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो किसी भी देश की जो मुद्रा होती है, किसी भी देश की ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति कम हो, मतलब कि वो उनके पास कम हो वो मुद्रा, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, मतलब उसकी मांग बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं, तो ऐसी मुद्रा को हम कहते हैं हार्ड मनी कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करें तो जैसे देखिए कि जिन जिन देशों के पास पेट्रोलियम बहुत अधिक है, तो उन देशों की मनी जो है वो बेसिकली हार्ड मनी कहलाती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें, वेनेजुएला का उदाहरण लें, तो वेनेजुएला के पास क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है। तो मान लीजिए कि भारत से जो है अडानी गए वहाँ पे पेट्रोलियम लेने, और चाइना से गए अलीबाबा कंपनी गई लेने, और एक कंट्री ले लेते हैं, एलन मस्क को ले लेते हैं। एलन मस्क जो है वो गए पेट्रोलियम लेने। अब वेनेजुएला क्या कहेगा कि मेरी एक जो करेंसी है, मान लीजिए एग्जांपल मानामोका मान लेते हैं, इसी में आप हमसे जो है व्यापार करिएगा, इसी करेंसी में करिएगा। अब क्या है, अब हम लोगों के पास वो करेंसी तो है नहीं, भारत के पास तो रुपया है, एलन मस्क के पास डॉलर है, और चाइना के पास रेनमिनबी है उसकी। तो ऐसे में क्या होगा कि अब हम उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे जिसके पास ये करेंसी होगी वेनेजुएला की। ठीक है, तो अब हम जब सबके पास वेनेजुएला की करेंसी हो जाएगी, तभी हम क्या करेंगे, तभी हम पेट्रोलियम खरीद पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो करेंसी हो गई वो हार्ड करेंसी होगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई, सबको चाहिए क्योंकि पेट्रोलियम लेना है, तो ये जो है हार्ड करेंसी में आ जाएगी। अभी देखिए वर्तमान में तो जैसे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, और इन सब की यूएई हो गया, इन सब की करेंसी जो है वो हार्ड मनी कहलाती है। जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पर बताएं, जो कुवैती दिनार होती है, वो एक कुवैती दिनार जो होती है वो 274 रुपये की होती है, मतलब कि वो भी हार्ड करेंसी की के उसमें आती है। तो अगर हम साधारण भाषा में जानने की कोशिश करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश की करेंसी जिसकी मांग बहुत अधिक है और आपूर्ति कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हार्ड मनी कहेंगे। तो ये रही बात हार्ड मनी की। एग्ज़ाम्पल से हम आपको एक और एग्ज़ाम्पल दें ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, मान लीजिए कोई भारतीय है, ठीक है, वो कहाँ गया, कुवैत में गया। ठीक है, वो कुवैत में गया और वो 15 रुपये, मतलब 15 रुपये प्रतिदिन जो है उसको मिल रहा है। ठीक, तो 15 रुपये उसको मिल रहा है, तो अब वो 30 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 15 रुपये मिल रहा है। तो अब जो है क्या बोलते हैं, यहाँ के 1 रुपये का मूल्य कितना है, 274 रुपये है। ठीक है, तो अगर 15 दिन का हम देखें तो उसके पास कितना हो जाएगा, 4110 रुपये हो जाएंगे। तो वो वहाँ मान लीजिए अगर नौकर का काम करता है या घर का काम करता है, तो 15 दिन में उसके जो है वो 4110 रुपये 4010 रुपये की वो प्राप्ति करेगा। तो मतलब इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि वहाँ की जो है कुवैती दिनार जो है वो महंगी है।
इसी क्रम में अगर हम देखें तो डॉलर जो है वो भी हार्ड करेंसी में आती है और ऑस्ट्रेलियन मुद्रा जो है वो भी हार्ड करेंसी में आती है। अब हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट मनी। तो अभी हमने देखा हार्ड मनी और अब हम देख रहे हैं सॉफ्ट मनी। तो सॉफ्ट मनी क्या है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश की ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति तो ज़्यादा हो लेकिन उसकी मांग कम हो। मतलब कि उसके पास वो मुद्रा बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी डिमांड जो है वो बहुत कम है। इस संदर्भ में अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जो है इंडोनेशियन मुद्रा, जिसको रुपया कहते हैं वहाँ पे, तो वो बहुत सस्ती है, 188 रुपये है। भारत का 1 रुपया बराबर होता है इंडोनेशिया के 188 रुपया के। मतलब कि कोई व्यक्ति जो है वो अगर 1 रुपया लेके जाए तो वहाँ का 188 रुपये होगा। अब हम इसको उदाहरण के मतलब कि एक एग्जांपल से देखें कि इंडोनेशिया में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और वो कह रहा है आपसे कि उसकी सैलरी जो है वो 18,08,000 रुपये है। कितनी? 18,08,000 रुपये है महीने की। तो आप उससे कहें कि भाई आप वापस आ जाइए, आप इंडिया में काम करिए, आपको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 18,08,000 जो है उसको अगर हम 188 से डिवाइड करेंगे तो वो 1,000 रुपये आएगा। तो भारत का 1,000 रुपये होगा, जबकि सुनने में कितनी बड़ी अमाउंट लग रही है। तो यही है कि इंडोनेशिया की जो रुपया है वो सॉफ्ट मनी के अंतर्गत आती है, क्योंकि उसकी जो है आपूर्ति ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग को घूमने जाना है, विदेश घूमने जाना है, तो आप इंडोनेशिया जाएँ। इंडोनेशिया में जाएंगे आप, यहाँ का 1 रुपया जो है वहाँ का 188 रुपये के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब अगर आप वहाँ जा रहे हैं और 5 स्टार होटल में जो है रह रहे हैं, और अगर वो कह रहा है कि उसके यहाँ का जो है एक दिन का रेंट जो है वो 90,000 रुपये है, तो आप जो है डरिए नहीं, क्योंकि 90,000 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 500 रुपये आएगा। तो यानी कि आपको 500 रुपये में होटल मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करें तो देखिए, एक कुवैती दिनार जो है वो 51,568 रुपये के इंडोनेशियाई रुपये के बराबर होता है। मतलब कि एक कुवैती दिनार में आप वहाँ पे 50,000 रुपये अर्न कर लेंगे। एक मतलब कुवैती दिनार इतनी जो है हार्ड मनी है और ये इंडोनेशियन जो है वो सॉफ्ट मनी है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए इंडोनेशिया में कोई बाइक बनी, वो 4 लाख रुपए की है। तो अगर एक कुवैत का व्यक्ति जाएगा तो वो सिर्फ 8 दिनार दे के उस बाइक को ख़रीद लेगा। 8 दिनार में वो 4 लाख की बाइक खरीद के आ जाएगा, जैसे वो अपने बच्चे को खिलौना दिला रहा हो। तो ये सारी चीज़ें रही हैं कि हार्ड मनी क्या है और सॉफ्ट मनी क्या है। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं करेंसी कन्वर्ट करके कैसे बता रही हूँ। तो अगर आप सर्च करेंगे कि करेंसी कन्वर्टर, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि रुपए की वैल्यू जो है वो डॉलर की तुलना में कितनी है, और ऐसे ही। और हाँ, आपको बता दें, मालदीव का जो रुपया है वो भारत से महंगा है। मतलब कि भारत का 1 रुपया वहाँ के वहाँ का 1 रुपया जो है वो भारत के 5 रुपये के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। एक और चीज़ मैं बताती हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फेस वैल्यू और मेटल वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू और मेटल वैल्यू क्या होता है? तो देखिए, फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपये का सिक्का है, ठीक है। तो 10 रुपये के सिक्के पे जो 10 रुपये अंकित है वो फेस वैल्यू हो गया। और अगर ये फेस वैल्यू हो गया, ठीक है, जो उस पर जितना अंकित है। और मेटल वैल्यू क्या होती है? जब सिक्के को गलाकर उस धातु से कितना मुद्रा अर्न होती है, तो वो हो गया मेटल वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेस वैल्यू और ये हो गया आपका मेटल वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है बोर नहीं हो रहे होंगे और मेरी वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी। और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ 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 शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक्स इतने आसान तरीके से आपको कोई समझा सकता है। अब चलिए, इसी चीज़ में अब एक और टॉपिक बचा हुआ है तो उसको भी मैं इसमें कर रही हूँ। आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हैं? बिल्कुल भी मत होइएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, शायद आप लोगों ने पहली बार सुना हो। तो अब हम आपको बताएंगे सीनियोरेज क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, सीनियोरेज। तो सीनियोरेज क्या होता है, शायद आप लोगों ने पहली बार सुना हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, होता क्या है कि आरबीआई जो है वो 500 रुपये का नोट छापती है, ठीक है। और उसकी लागत उसको कितनी आती है? 10 रुपये आती है। और नोट कितने की है? तो 500 रुपये की है। तो 500 रुपये में से अगर हम 10 रुपये घटा दें तो आरबीआई को कितना प्राप्त हुआ? 490 रुपये। मतलब कि आरबीआई ने 500 रुपये का नोट छापा, जिसमें उसकी लागत आई 10 रुपये,
और उसको लाभ कितना प्राप्त हुआ, 490 रुपये का। तो यही जो 490 रुपये का उसे लाभ प्राप्त हुआ है, इसी को हम सीनियोरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सीनियोरेज कहते हैं। तो आरबीआई द्वारा किसी भी मूल्य के नोट को छापने में लगने वाले खर्च और उस नोट के अंकित मूल्य के बीच का जो अंतर होता है, उसको हम सीनियोरेज कहते हैं। तो ठीक है, अब और उदाहरण से मैं बताती हूँ। और हाँ, इसमें देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितनी बड़ी नोट आरबीआई छापेगी उसको उतना ही ज़्यादा लाभ होगा, मतलब उसका सीनियोरेज उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि आरबीआई 10 रुपये की नोट छापती है, तो उसमें जो है खर्च कितना हो गया, 4 रुपये खर्च हो गया, तो उसको लाभ मिला 6 रुपये का। उसके बाद आरबीआई 100 रुपये की नोट छापती है, तो उसमें उसने खर्च किया 6 रुपये, उसको लाभ कितना हुआ, 94 रुपीज़, 94 रुपये उसको प्राप्त हुए, तो लाभ हुआ। इसी तरह 1000 की नोट छापती है, तो 1000 की नोट छापने में आरबीआई को 20 रुपये खर्च हुए, तो उसको लाभ कितने हुए, तो 20 रुपये घटा देंगे हम 1000 में से, तो 880 रुपये उसको मतलब 20 रुपये उसको घटा देंगे, तो उतना प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए तो सीनियोरेज क्या हो गया, तो सीनियोरेज जो वही है जो आरबीआई द्वारा जो मुद्रा मतलब जो रुपए जो नोट छापी जाती हैं उस पे अंकित मूल्य और उसको छापने में जो खर्च होता है उसके अंतर को सीनियोरेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देती हूँ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। खैर आजकल क्या छोटा एग्ज़ाम और क्या बड़ा बड़ा एग्ज़ाम, तो सब में जो है लेवल तो बढ़ा ही दिया है। ऐसा आप लोग पीसीएस का पेपर दे के देख ही लिए होंगे। तो चलिए ठीक है, हम बताते हैं कि ये जो सीनियोरेज होता है ना, वो सरकार और आरबीआई के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। मतलब कि देखिए 500 की नोट 500 की नोट छाप रही है और 10-10 रुपये खर्च हो रहा है और सरकार को इतना लाभ मिल रहा है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि सरकार नोट छापे जाए, ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट में ही सरकार और आरबीआई ऐसा काम करती हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नोट छापने का अधिकार किसको है। तो देखिए नोट छापने में आरबीआई की मोनोपोली कह सकते हैं, एकाधिकार कह सकते हैं आरबीआई का। तो 1 रुपये के नोट और सिक्के को छोड़कर आरबीआई सारे नोटों को जो है आरबीआई ही छापती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि 1 रुपये के नोट और सिक्के को आरबीआई नहीं जारी करती है, 1 रुपये के नोट और बाकी सिक्कों को आरबीआई नहीं जारी करती। देखिए 1 रुपये के नोट छापने में जो है वो आरबीआई को और नोट और सिक्के छापने में आरबीआई को लाभ बहुत कम होता है। और सरकार, चूँकि सरकार के पास एक कोष है, धन है, तो और सिक्कों को छापने के लिए धातुओं की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए जो है सिक्कों को जो है वो सरकार छापती है। लेकिन हाँ, बाँटने का काम सारे सिक्कों सारे नोटों को बाँटने का काम आरबीआई ही करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और है, जो 1 रुपये के नोट होते हैं उस पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और बाकी सारी नोटों पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को हेल्प मिली है तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि मनी सप्लाई क्या होता है।